हे एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद मैंने आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताया था। तो अभी भी मैं डेवलपमेंट का बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें और भी जुड़ित हुई है जिससे एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। तो आज का सेक्शन यही है कि एक बच्चे को डेवलपमेंट जब होता है तो उस पर और भी क्या क्या कारक उसमें अपना रोल निभाते रोल अदा करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हो खीकुर विकाखत प्रभाव प्रलुआ कारक मीन्स कि एक एक बच्चे के ऊपर जो उसका जो विकास होता है उस पे और भी क्या क्या कारक है जो उसके विकास को प्रभावित करता है। एक नंबर में हेरिडिटी यानी कि बौंखोगति। बौंखोगति मीन्स आनुवंशिकता, जो बच्चे को माँ से मिला है और बाप से मिला है, दोनों को जो जीन के तौर पर पूरी तरह से माँ बाप से उसको मिला होता है। जो उसकी विशेषता होती है, बच्चे का जो चरित्र होता है वो पूरी तरह से ही माँ बाप के ऊपर वो माँ बाप का ही उसके अंदर आ जाता है। इसमें कोई भी बच्चे का अपना कुछ भी इसमें रोल नहीं होता है। जैसे माँ बाप का जीन होता है, जैसे उसमें जिसमें जीन में विशेषता होती है, सेम वही एक बच्चे में वो ट्रांसफर हो जाता है उसका। और चरित्र भी उसके जो आनुवंशिकता के तौर पर होता है वो भी माँ बाप से ही बच्चे को प्राप्त होता है। उसके बाद जो एक बच्चा होता है उसका जो पर्सनालिटी होता है, जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी होता है, जो पूरी तरह से वो जो होता है ना जीन पे ही डिपेंड करता है, यानी कि आनुवंशिकता पे ही डिपेंड करता है कि वो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा। वो इंट्रोवर्ट होगा ना आउटरवर्ड होगा। तो ये पूरी तरह से एक बच्चे का जो पर्सनालिटी होता है पूरी तरह से माँ बाप के ऊपर वो डिपेंड होता है, यानी कि आनुवंशिकता पे, यानी कि बौंखोगति पे पूरा डिपेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जूजन कुखर 23 जुड़ा बा 46 टा क्रोमोजोम থাকে। मीन्स जो जाइगोट होता है, जाइगोट मीन्स जो भ्रूण होता है, जो माँ बाप का जो पिता का जो स्पर्म होता है और माँ का जो एग होता है, दोनों जब एक साथ मिलते हैं और जब वो भ्रूण का निर्माण करते हैं तो जो वो उसमें होता है, तो वो जो उसमें क्रोमोजोम होते हैं वो 46 क्रोमोजोम होते हैं। 46 क्रोमोजोम में 23 क्रोमोजोम माँ से आता है और 23 क्रोमोजोम बाप से आता है। तो ये जो 23 का जो ये जोड़ा है, 23 का जो जोड़ा है, ये 23 जोड़ा है जो 23 का जो जोड़ा है ये दोनों माँ बाप का होता है। जो जिसको 23 का जो जोड़ा है ये 23 क्रोमोजोम और 23 क्रोमोजोम, यानी कि ये 46 क्रोमोजोम हो गया। इसमें से 23 क्रोमोजोम पिता का है और 23 क्रोमोजोम माता का है। तो इसमें से ये जो दोनों का पेयर बनेगा वो 23 पेयर बनेगा, जो माँ बाप को दोनों को मिलाकर होता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो एक बच्चे में जो आनुवांशिकता का जो पूरा जिसमें आनुवांशिकता वाला जो पूरा फैक्टर होता है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो उसमें 46 यानी 46 क्रोमोजोम होते हैं। और अगर जोड़ा पूछ लिया कि उसमें कितना जोड़ा होता है, तो उसमें 23 जोड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता रखा है कि जो पुरुष होता है, पुरुष मीन्स जो एक मेल पर्सन होता है, मेल और फीमेल दोनों जो होते हैं उसमें मेल मेल जो होता है उसमें जो क्रोमोजोम होता है वो XY होता है, और जो फीमेल होती है यानी कि महिला में एक सेक्स होता है। तो ये दोनों का ये जो पुरुष का जो स्पर्म होता है उसमें जो क्रोमोजोम होता है उसमें XY होता है। जो महिला का एग होता है उसमें जो क्रोमोजोम होता है उसमें XX होता है। यही दोनों मिलकर डिफ्यूज करते हैं, फिर जाके आगे चल के भ्रूण का निर्माण करते हैं, फिर वो बच्चा होता है, जो उसका वृद्धि विकास होता है, फिर वो बच्चों का जन्म होता है। तो उसमें जैसे कि आपको ये जो मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि ये जो एक बच्चा होता है, वो बच्चा
वो बच्चा मेल बनेगा, एक लड़का बनेगा, एक लड़की बनेगी, ये महिला के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके पास, महिला के पास तो दोनों ही पूरा जो क्रोमोजोम होता है वो बराबर होता है, क्योंकि वो महिला है तो पूरा ही उसके पास महिला वाला कैरेक्टर है। लेकिन जो यहाँ पे पुरुष होता है उसका जो क्रोमोजोम होता है वो XY होता है। लेकिन यहाँ देखिए एक्स और वाई ये दोनों अलग अलग है, और यहाँ पे XX है, ये दोनों सेम ही है। तो ये महिला जो होती है इसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। ये ये बच्चा एक लड़का होगा या लड़की होगी पूरी तरह से डिपेंड करता है कि ये पुरुष का जो स्पर्म जो आया है, ये जो XY है, और महिला का जो XX है, ये जो X और Y है, ये जो XY है, जो दोनों एक किसके साथ इसमें डिफ्यूज कर रहा है, ये पूरी तरह से मेल जो पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड करता है XY जो होता है। जैसे कि यहाँ पे एक्स जो क्रोमोजोम है अगर महिला के एक्स के साथ डिफ्यूज कर गया तो ये जो होगी ये बेटी होगी, जो एक्स हो गया, क्योंकि एक्स और एक्स मिला के एक्स हो गया। अगर ये पुरुष का जो स्पर्म है वो वाई वाला जो क्रोमोजोम है, अगर वाई क्रोमोजोम अगर महिला के एक के साथ वो डिफ्यूज करता है तो ये XY होगा, यानी कि ये होगा, ये लड़का होगा, यानी कि ये पुत्र होगा इनका, ये महिला और पुरुष का पुत्र होगा। अगर ये जो पुरुष का जो एक्स है, ये अगर एक्स के साथ यहाँ तो ये पूरी तरह से दोनों ही एक्स है। अगर महिला का अगर पुरुष का अगर एक्स फैक्टर अगर महिला के एक्स से मिलता है तो एक्स यानी कि बेटी होगी, और अगर इनका वाई वाला जो क्रोमोजोम है अगर महिला से ये महिला के एक के साथ डिफ्यूज करता है तो ये बेटा होगा। यानी कि ओवरऑल मैं आपको यही चीज बताना चाह रही हूँ कि जो एक महिला के गर्भ में वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है पुरुष के ऊपर, पुरुष के स्पर्म के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो महिला होगी, वो जो उसके भ्रूण में जो बच्चा आया है वो मेल होगा या फीमेल होगी। तो इसलिए ये अगर आपको पता नहीं था तो आप अभी जान लीजिए कि ये जो बच्चा और बच्ची होने का जो फैक्टर होता है ये पूरी तरह से मेल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी पुरुष के ऊपर होता है। तो लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अभी तक बहुत सारे सोसाइटी में लोगों को पता नहीं है, और अभी भी महिलाओं को ही कोसा जाता है कि इसकी सिर्फ बच्चियां हैं, और ये उसको ही बहुत सारे नियम कानून पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है और उसको ही सुनना पड़ता है। और अभी भी जो मेल डोमिनेटेड फैमिली होने की वजह से पुरुष को कुछ भी कोई नहीं सुना पाता। वैसे तो किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, ना मेल को बोलना चाहिए ना फीमेल को बोलना चाहिए, क्योंकि उनका पर्सनल स्पेस है, और वो ऐसा चीज नहीं है जिससे कि वो चाहेंगे जो वही होगा। तो ये चीजें होनी चाहिए, और ये चीजें सोसाइटी में लोगों को जानना चाहिए कि ये चीजें क्या होती है। तो और उसी का जो बच्चे को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है, यानी कि जो दूसरा फैक्टर है वो परिवेश है, यानी कि इन्वायरमेंट यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है ये पूरी तरह से चेंजेबल होता है। जैसे कि आ, आप जैसे राजस्थान में है तो वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ रही है और वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, और आप असम में रह रहे हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और हो सकता है वो लोग यहाँ पे आए तो उनको उनको अच्छा फील हो और ज़्यादा गर्मी ना। मतलब एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के विकास में, क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है पूरी तरह से ये एक तो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट मिलके ही एक बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है। दोनों फैक्टर काम आते हैं ये विकास में बच्चे का। जो दो इन्वायरमेंट होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट माने परिवेश मात्र व्यक्तिगत विकासत प्रभाव पेलाय जीनर उपरत कोनो क्रिया न करे शिक्षक एजने सदाय सुस्थ आरु मानसिक परिवेश डांगी धरिबले चेष्टा करिब लागे। मीन्स ये है कि जो परिवेश
जो बोल रहा है, जो आसपास का एटमॉस्फेयर है और जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक करने के रखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा को जैसा हमें इन्वायरमेंट मिलेगा वो बच्चा वैसा ही होगा। बच्चे के घर में अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिल पा रहा है तो वो बच्चा अच्छा होगा। अगर वो बच्चा, अगर उसके घर में इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, उसके पापा मम्मी दोनों गाली गलौज कर रहे हैं तो बच्चा भी गाली ही सीखेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर बच्चे की फैमिली में अगर वो चीज़ें हैं और उसको अच्छे से चीज़ें सिखाई जा रही है, संस्कार सिखाया जा रहा है, तो वो चीज़ें बच्चा वही सीखेगा जो उसके माँ बाप कर रहे हैं। और वो देख देख के, बच्चा देख देख के ही ऑब्जर्व करता है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर से पूरी तरह से उसको लेता है और अपने उस बच्चे का डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। तो बच्चे यहाँ पे ये भी है कि अगर टीचर अगर क्लास में एनवायरनमेंट को पूरा अच्छा बना के रखता है तो बच्चे के सीखने का जो उसको आउटपुट जो आने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर क्लास में एक टीचर है वो पूरे डर का माहौल बना के रखता है तो बच्चा को हमेशा ही डरा हुआ रहेगा और वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करेगा जो जैसे कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे सर या मेरी मैडम है मुझे डांटेंगे। और वो हमेशा वही चीज़ करेगा जो उसके सर मैडम करे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेगा। इससे उसका जो विकास होगा वो इससे प्रभावित होगा। इसलिए आपको क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है, चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है, चाइल्ड चाइल्ड से, और जो स्टूडेंट्स है उससे फ्रेंडली रिलेशंस रखना है, फ्रेंडली रिलेशंस उनके साथ रखना है जिससे वो बच्चा डरे ना और अपनी चीज़ों को अच्छे से आपको बता पाए और वो अपना जो डेवलपमेंट है उसका वो अच्छे से हो पाए। इसलिए यहाँ पे दो फैक्टर मेनली ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता हो गया आपका, बंशगति आरु इन्वायरमेंट माने परिवेश, दुईटा ये दो चीज ही है जो पूरी तरह से एक बच्चे के डेवलपमेंट में पूरा अपना अहम रोल निभाता है। जैसे कि जो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता है वो पूरी तरह से स्टैटिक होता है। वो जो आनुवंशिकता वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरह से फिक्स है। आपको जितने माँ बाप से जो जो आपको जीन के थ्रू आपके अंदर आया है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो पूरा स्टैटिक है। लेकिन इन्वायरमेंट जो है ये डायनेमिक है, चेंजेबल है। जैसे कि अभी आपका जो इन्वायरमेंट है, आप कहीं है और फिर आपको दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है, घर का इन्वायरमेंट अलग है और स्कूल का इन्वायरमेंट अलग है। दोनों इन्वायरमेंट अलग अलग, इसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए एक इसलिए ये ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को तो आनुवंशिकता के तौर पर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देख के बच्चे का बहुत सारी चीजें ऐसा है जैसे विकास है उसका अच्छा से विकास कर सकते हैं। तो ये है आज का टॉपिक। ये टॉपिक आज का जो है बंशगति और हेरिडिटी जो टॉपिक है ये मैंने आप बताया है। हेरिडिटी, बंशगति और परिवेश, दो ये टॉपिक मैंने बताया। हो सकता है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने आपको बोला है कि जो ये पुरुष और महिला होता है, महिला होते हैं जो ये जो पुरुष पुरुष जो होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, जो महिला होती है उसमें XX होता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये इसमें 23 जोड़ा होता है। जो जो जाइगोट होता है, जाइगोट यानी कि जो भ्रूण होता है उसमें 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होता है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर मेरी वीडियो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मुझे और कैसे पढ़ाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें लेके आना चाहिए जिससे मुझे एक गाइडलाइन मिल पाए कि और मैं उसी लाइन में आपको लेके जा पाऊँ। देन थैंक यू।